नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस चूरादही सियासत की करने जा रहे हैं, जिस सियासत के सहारे कई वर्षों से एक नई तरीके की इबादत रचने की एक परंपरा सी बन गई है कि हर चूरादही के बाद कुछ न कुछ बदलाव होता है। हर चूरादही के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके का मोड़ देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी चूरादही भोज के बाद कुछ नई बातें देखने को मिलेगी? वैसे चिराग के अनुपस्थिति में चिराग के पार्टी दफ्तर में पहुंचकर नीतीश कुमार ने तो ये संकेत दे ही दिया है कि चिराग को लेकर अभी भी नीतीश सहज नहीं है। चिराग अभी भी नीतीश के दिल के करीब नहीं है और 2020 में चिराग ने जो घाव दिया है, उस घाव को अभी भी नीतीश कुमार भर नहीं पाए हैं। उस जख्म को आज भी नीतीश हरा कर रखा है। ये आज समय से पहले पहुंचकर संकेत उन्होंने दे दिया है। अब देखना यह है कि कल पारस के निमंत्रण पर सीएम जाते हैं कि नहीं जाते हैं और लालू जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर ये दोनों जा रहे हैं और दोनों के बीच आने जाने का, हालांकि एक समय में हमें नहीं लगता है कि दोनों जाएंगे, लेकिन अगर जिस तरीके की चर्चा है कि दोनों साथ पहुंच सकते हैं, तो फिर सियासत की रोटी ठीक उसी तरीके से सजने लगेगी जिस तरीके से आज मीसा भारती ने कह दी कि नए वर्ष के साथ ही नई चीज़ें आ सकती है। मतलब चूरादही भोज के बाद बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस बयान को लेकर तेज प्रताप की भी प्रतिक्रिया आई और तेजस्वी ने चुप्पी साध दी। तो ये भी एक बात है कि घर के अंदर भी नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी की बात करें तो दो धड़े में बंटती हुई परिवार दिख रहा है। तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है। लालू और लालू के दोनों बेटी तेजस्वी के इस बयान से असहमत दिखते हैं। तो ये परिवार के अंदर भी कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं तेजस्वी को लेकर, या फिर तेजस्वी के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको लेकर कहीं न कहीं परिवार में भी कुछ बातें चल रही हैं। इसीलिए ये दो तरह के बयान आ रहे हैं। खैर, उस बयान का मतलब नहीं है, लेकिन चिराग के यहाँ उनके आने से पहले नीतीश ने जो संदेश दिया, या हो सकता है कि नीतीश के आज की जो मनः स्थिति है उसमें कुछ भी हो सकता है। समय से पहले 12 बजे पहुंचने वाले थे, समय से पहले पहुंचकर वो निकल भी गए, फिर अपने मंत्री रत्नेश सरा के घर पर घंटों बैठे। लेकिन चिराग ने एक संकेत शाम होते होते दे दिया, और वो संकेत था बीपीएससी के ऐसे छात्रों से उनका मिलना जो गर्दनी वाके धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और उन छात्रों के साथ चूरादही का भोज करके संकेत भी उन्होंने दे दिया कि भाई हम बीपीएससी के छात्रों के साथ हैं और इनकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। मतलब अगर नीतीश कुमार कोई सियासी दाव खेलने पर सोच रहे हैं तो चिराग उसको काउंटर कैसे करे, इस पर भी शाम होते होते चिराग की ये बातें सामने आ गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी के सामने दूध माछ दोनों बैर वाली बात है। चिराग मॉडल के सहारे 2020 में नीतीश को कमज़ोर करने की अगर बात हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी कमज़ोर हुआ, ये साफ दिख गया। जिस चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत लगा दी, फिर भी चुनाव जीतते जीतते हाफने लगी बीजेपी बिहार में, और 12 सीट वो भी जीते और 12 सीट जदयू ने भी जीता। तो चिराग का स्ट्राइक रेट भले ही 100% हो, लेकिन उस स्ट्राइक रेट में नीतीश की कितनी बड़ी भूमिका है, इस बात को चिराग भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर चिराग को लेकर नीतीश वाकई में असहज है, या फिर पिछले बार के चुनाव की तरह नीतीश कुमार सिर्फ अपने जो उनके प्रत्याशी जितना उनको सीट मिला था बस उसी सीटों से वो वास्ता रखना चाहते हैं। क्योंकि लगातार वो, जब से शाह का बयान आया, लगातार वो किसी न किसी तरीके से इशारों में जवाब देते आ रहे हैं, और आज चिराग वाले मसले पर तो खुलकर उन्होंने जवाब दे दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि सारे सांसद मोदी के साथ, अधिकांश विधायक मोदी के साथ, कार्यकारी अध्यक्ष से लेके ललन सिंह से लेके विजय चौधरी से लेके अशोक चौधरी तक हर कोई बीजेपी से कहीं न कहीं करीबी महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। तो आखिर नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में क्या वो इस तरीके का निर्णय लेने की स्थिति में है क्या, जब पार्टी के सारे बड़े नेता उन्हें साथ छोड़ने का मन बना रखा हो? जो खबरें आ रही हैं कि ये लोग जो है सो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो फिर नीतीश की ताकत क्या है? यही बड़ा सवाल है।
नेता जितने भी बड़े क्यों ना हो बीजेपी के अंदर या फिर जदयू के अंदर, बिहार में नीतीश आज भी एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के सहारे बिहार की सियासत को साधी जा सकती है। एकमात्र वो फैक्टर है जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। ऐसा अभी तक होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी को पूरे देश में 400 पार के नारों के बावजूद मुंह खानी पड़ी, बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा जहां उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई, और वो भी नीतीश की वजह से। कई ऐसी सीटें थी जहां नीतीश अगर नहीं होते तो वहां हार पक्का था। ये सारी बातें हैं, इसलिए चूड़ा दही के बाद बिहार की सियासत गरमाएगी, ये भी तय है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात हो रही थी, अभी तक तो कोई उसकी सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। अब कल के बाद उस पर भी चर्चा शुरू होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी क्या सोचती है। चिराग भी चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में एक जगह मिले, किन्हीं को जगह दीजिए, रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन उन सब बातों के बीच नीतीश चिराग के घर, चिराग की अनुपस्थिति में पहुंचकर क्या संदेश देना चाहते हैं, और अगर वो वाकई में उस संदेश में दम है तो तय मानिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले खेला होगा, और खेला इस स्तर पर होगा जिसका उम्मीद बीजेपी नहीं कर रहा है। बीजेपी सोच रहा है कि नीतीश कुमार जिस मनोस्थिति में है, किसी तरीके से 2025 का चुनाव इनके नेतृत्व में हम लोग लड़ तो जरूर लें, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से लेके बाकी जो मंत्रिमंडल गठन या बाकी जो संगठन की बात होगी उसमें नीतीश कुमार को दरकिनार करना है, ये भी एक सोच होनी चाहिए। वैसे बिहार महाराष्ट्र नहीं है। शिंदे को जिस आसानी से उन्होंने दरकिनार कर दिया, हमें नहीं लगता है कि बिहार में सम्राट चौधरी के बूते की बात है कि वो नीतीश को रिप्लेस कर दे, क्योंकि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी है। पहले से एक कंपटीटर वहाँ मौजूद है जो किसी भी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चूड़ा दही के बाद बिहार में किस तरीके की सियासत करवट लेती है, क्योंकि इंतजार सबों को है कि चूड़ा दही के बाद खेला होवे, और वो खेला क्या हो सकता है। एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे नीतीश, ये तो साफ लग रहा है। एनडीए इस बार छोड़ने के लिए नीतीश कंफर्ट नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है। बिहार में बहुमत का उन्हें कमी नहीं है, पूर्ण बहुमत है, लेकिन जो सियासत वो साधते रहे हैं वो कहीं न कहीं इस बार उतनी मजबूती से साधने की स्थिति में नीतीश नहीं दिख रहे हैं जिस मानसिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि चूड़ा दही के बाद होगा क्या। चूड़ा दही के बाद वही होगा जिस बात की अंदेशा आप लगा रहे हैं। चूड़ा दही के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की तो बात छोड़िए, 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की बिसात बिछेगी उसका नींव कल से आपको पड़ती हुई दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर को जगह दे दी गई है, प्रशासन ने उन्हें जगह दे दिया है। मतलब और प्रशांत किशोर वहाँ बैठकर क्या करेंगे? नीतीश को गाली देंगे। प्रशांत किशोर वहाँ बैठकर क्या करेंगे? नीतीश की आलोचना करेंगे। प्रशांत किशोर वहाँ बैठकर क्या करेंगे? नीतीश के कामकाजों की बखिया उगा देंगे। तो और उसके पीछे कौन खड़ा है? तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही है, एक तरफ प्रशांत किशोर का जगह देना बीपीएससी के मुद्दे पर, दूसरी तरफ चिराग का बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों से मिलना, तीसरा चिराग के घर ऐसे समय में नीतीश का पहुंचना जिस वक्त चिराग वहाँ मौजूद नहीं थे। तीनों घटनाक्रम पर अगर आप गौर करिएगा तो ये तय मानिए कि कल के बाद बिहार की राजनीति में खेला होवे वाली जो बात है ना, खेला होवे वाली बात मत कहिए। कल के बाद बिहार की सियासत में बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन में चीज़ें दिखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही उस मनोस्थिति में नहीं है, लेकिन चीज़ों को अभी भी वो समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं। हाँ, शारीरिक और मानसिक तौर पर वो थक जरूर गए हैं, लेकिन इस थकान के बीच भी उस राजनीति को वो समझ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग और प्रशांत जिस मॉडल के सहारे नीतीश को घेरने की शुरुआत कल से करने वाले हैं, उसका जवाब नीतीश क्या देते हैं, क्योंकि नीतीश के पास जवाब देने के लिए कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं है, जिस तरीके की घेराबंदी उनकी हो गई है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश को बहुत ही आराम से बाहर का रास्ता दिखाने की तो बात नहीं चल रही है। देखिए चूड़ा दही के बाद
क्या होता है। हमारी भी नज़र है और आप भी अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि कल से फिर बिहार में एक अलग तरीके की खेला की शुरुआत होगी। ये साफ आज के इस पटकथा से समझी जा सकते हैं।